जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक आपके अपने YouTube चैनल प्रेप स्क्वायर इंस्टीट्यूट पर आप लोगों का मैं पुनः स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि यूपी टेट की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें जो हमारा हिंदी का सेक्शन है 4 पार्ट हो गया है और ये जो है हमारा 5वां पार्ट है और 5वां पार्ट और अंतिम पार्ट भी है। इसमें पूरा जो है वर्णमाला का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है एक चैप्टर मैं और लेकर आऊँगा, इस पर एक वीडियो और लेकर आऊँगा जिसमें से वन लाइनर टाइप क्वेश्चन होंगे जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो वर्णमाला में के ही होते तो हैं, लेकिन वहाँ पर रूल जो है कोई नहीं लगता, लेकिन वो एज ए एक्सेप्शन जो केस होते हैं उस तरीके के होते हैं, तो उनको मैं वन लाइनर में इसी वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। तो आइए लेट न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे वर्णों का उच्चारण स्थान, जिसमें अल्प प्राण महाप्राण तक हो गया था। अब जो है असली जो चीज़ है वर्णों के उच्चारण स्थान में वो अब आएगा। देखिए, जो हमारा क ख ग घ अंग या फिर अ तक होता है, जो हमारे जो 52 जो वर्णमाला होते हैं उनका जो उच्चारण स्थान होता है एक एक करके हम लोग देखेंगे और इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से देखेंगे। ये ट्रिक वो होगा जो संस्कृत में भी अप्लाई किया जा सकता है, जो संस्कृत में पूछा जाता है। मैं चाहता तो इसी तरीके से आप लोग को बता देता, लेकिन मुझे लगा कि क्यों ना आप लोगों को इसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया जाए, जिससे होगा ये कि अगर जिसका लैंग्वेज संस्कृत होगा सेकेंड लैंग्वेज में, उसको भी एक फ़ायदा हो जाएगा। और अगर आप लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं, सूत्र से पढ़ते हैं, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, उसमें आप लोगों को आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर इस तरीके से आप लोग एक एक पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत होगा। 52 वर्णमाला का जो अक्षर है जितने सारे, उनको याद करना एक कठिन काम हो जाता है। तो इसीलिए इसका जो सूत्र का निर्माण किया गया है उसी के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहला जो हम लोगों का सूत्र है, सबसे पहला जो सूत्र है हम लोगों का अकुह विसर्जनीयम कंठा। अकुह, इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, एकदम एक एक अक्षर इसमें ध्यान देने वाली बात है, कोई छूटेगा नहीं। अकुह विसर्जनीयम विसर्जनीयम, ये देखिए इतना बड़ा सूत्र है कंठा। ये देखिए संस्कृत में तो ज़रूर है, लेकिन इसको अभी इतना बड़ा सूत्र देखकर आप लोग डरिएगा मत, क्योंकि इतना बड़ा तो है, लेकिन अभी इसका हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। अभी ये बहुत छोटा हो जाएगा, आप लोगों को भी मज़ा आएगा कि हाँ वाकई में क्या जो बनाया होगा इस सूत्र को, वाकई में क्या गजब क्या बनाया गया है ये सूत्र। तो देखिए, अकुह विसर्जनीयम कंठा, सबसे पहले इसको याद करिए, अकुह विसर्जनीयम कंठा। अकुह विसर्जनीयम कंठा, अकुह विसर्जनीयम कंठा, अकुह विसर्जनीयम कंठा। अब देखिए ये तो सूत्र हो गया। अब इसका देखिए पोस्टमार्टम करिए आप लोग अकुह विसर्जनीयम में। देखिए सबसे पहले ये अ को अलग करिए, अ हो गया। यहाँ देखिए कु का मतलब होता है क वर्ग के सभी वर्ण, क वर्ग के सभी वर्ण। क वर्ग के सभी वर्ण मतलब कौन कौन से हो गए? क, ख, ग, घ, अंग। ये क वर्ग का सभी वर्ण है, क, ख, ग, घ, अंग। और देखिए ये जो थर्ड है ये ह, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ह। अब ये देखिए जो हम लोग का नेक्स्ट है, एक मिनट थोड़ा मैं मार्कर थोड़ा बदल लूँ। देखिए ये अ कु मतलब क वर्ग के सभी वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग, ह यहाँ पर नोट हो गया। और देखिए ये नेक्स्ट है जो विसर्जनीय मीन्स विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग ऐसे डिनोट किया जाता है किसी भी अक्षर के आगे, जैसे अ हो गया, तो इस तरीके से नोट डाउन होता है ये विसर्ग। अब देखिए अब सब हो गया, और ये लास्ट जो है य, नहीं सॉरी ये अ नहीं होगा, ये यहीं तक है। अ देखिए अ जो है 18 प्रकार के अ जो होते हैं, जैसे अ आ, इस तरीके से जो हमारी 12 खड़ी होती है, उस तरीके से जितने भी सारे होते हैं अ के, वो सभी अ आ जाएंगे इसमें। कु का मतलब मैंने बता दिया आप लोगों की क वर्ग के सभी वर्ण,
विसर्जनीय मीन्स विसर्ग। ह का अर्थ देखिए ह हो गया, यहाँ पर जो एक ह है। अब देखिए कौन कौन से वर्ड इसमें कंठ में आते हैं। अकु विसर्जनीयम कंठ, मतलब कि ये जितने भी सारे वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान जो है हमारा कंठ होता है। अब देखिए कंठ क्या होता है, जब हमारे जो गले में होता है ये पोर्शन जो है थोड़ा सा निकला होता है, उसे जो ऊपर निकला होता है उसे कंठ कहा जाता है। तो वो कंठ जितने भी सारे इन सब के जितने भी वर्ण हैं जो इन सब के उच्चारण स्थान जो है हमारा कंठ है। अब इसको अलग से नोट डाउन करिए। देखिए अ हो गया, फिर क वर्ग के सभी अक्षर, क वर्ग के सभी अक्षर, फिर थर्ड जो है ह, और नेक्स्ट जो है हम लोगों का विसर्ग। विसर्ग इन सब का उच्चारण कंठ से होता है। अब समझ में आ गया आप लोगों को कि कंठ से जो हमारा जो है वर्णमाला में कितने सारे अक्षर हैं उनका उच्चारण स्थान कौन कौन, कंठ से जो किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। अ का जो 12 खड़ी का होती है सभी अ आ, इस तरीके से अ। क वर्ग के सभी अक्षर, क वर्ग में देखिए मैंने बताया है क ख ग घ अंग। ह जो है यहाँ पे अ कु ह हो गया। विसर्जनीय मीन्स विसर्ग, जैसे इस तरीके से विसर्ग नोट डाउन किया जाता है। तो इस प्रकार देखिए ये पहला सूत्र था अकु विसर्जनीयम कंठा। अकु विसर्जनीयम कंठा आप लोग हमारे साथ साथ याद करिए। अकुह विसर्जनीयम कंठ, अकुह विसर्जनीयम कंठ। इस तरीके से आप लोग इसका छोटे छोटे रूप में कर याद करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। तो ये पहला सूत्र था हम लोगों का अकु विसर्जनीयम कंठ। अब इसके बाद जो है अगला सूत्र है इचु यशानम तालु। देखिए थोड़ा सा पढ़ने में तो अजीब आप लोगों को लगेगा ही। अगर आप लोग सूत्र नहीं याद करके डायरेक्ट इसी तरह ये जो मैंने बताया उसको याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टफ हो जाएगा। वही सूत्र अगर आप लोग याद कर ले रहे हैं तो चीज़ें जो हैं लगभग आधे से ज़्यादा आसान हो जाती है। बस सूत्र ही रट लेंगे आप लोग, काम हो जाएगा। अगला देखिए हमारा सूत्र है जो इचु यशानाम तालु। जो सेकेंड है इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। अब देखिए इसका अभी पोस्टमार्टम करिए। इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। अब देखिए ई, इसको बाहर निकालिए। ई जो 12 खड़ी की होती है, जितने भी सारे ई छोटी बड़ी जो 12 होते हैं वो। चू का देखिए अर्थ होता है च वर्ग, चू का अर्थ होता है च वर्ग के सभी वर्ण। च वर्ग के सभी वर्ण कौन कौन से हैं? च, छ, ज, झ और लास्ट हमारा 5वां इ। ये हो गया च, छ, ज, झ, इ। अब नेक्स्ट है जो हम लोगों का य है, य। और नेक्स्ट जो हम लोगों का ये श, ये वाला श। अब देखिए जो हमारा दूसरा सूत्र है तैयार हो चुका है, इसका हमने पोस्टमार्टम कर दिया है। ई चू यशानम तालु, ई चू यशानम तालु। ई को आप लोग बाहर निकालिए। ई छोटी ई बड़ी ई। चू का अर्थ होता है च वर्ग के सभी वर्ण, जैसे च, छ, ज, झ, इ हो गए। अब उसके बाद जो बचा है लास्ट में 2 य हो गए। और उसके बाद जो है अगला हमारा श, ये वाला स। इस तरीके से कितने वर्ड इसमें आ गए आप लोग नोट डाउन करिए। देखिए ई हो गया, छ वर्ग के सभी अक्षर, छ वर्ग के सभी वर्ण। नेक्स्ट जो हम लोगों का है वो य है, और नेक्स्ट जो है श।
इन सब का जो हमारा उच्चारण स्थान होता है, जो हमारा तालु होता है। अब तालु क्या चीज़ होता है, जो हमारे देखिए ये जो इस तरीके से आकार होता है हमारे मुख के ऊपर वाला पोर्शन जो जीभ के ऊपर होता है, उसे तालु कहा जाता है। तो इन सब का जो उच्चारण स्थान होता है, जो हमारी जीवा होती है, जब इनका उच्चारण आप लोग करेंगे तो उसको टच करेगी, इसलिए इसे तालु कहा गया है। इसीलिए इसका सूत्र भी बनाया गया है, ईचु यशानम तालु, ईचु यशानम तालु, ईचु यशानम तालु। ये देखिए सेकेंड हम लोगों का सूत्र हो गया। अब जो थर्ड है उसको देखेंगे। थर्ड जो हमारा है ऋतु रसायना मूर्धा। देखिए ऋतु रसायना मूर्धा। ऋतु रसायना मूर्धा, इसको सबसे पहले सूत्र को देखिए, ऋतु रसायना मूर्धा। ऋतु रसायना मूर्धा मतलब ऋतु रसायना मूर्धा का जो है, इसमें जितने भी सारे वर्ण हमारे आएंगे उनका जो उच्चारण स्थान होता है वो मूर्धा से होता है। मूर्धा हमारे जो मुख में होता है, जो तालु के बाद वाला पोर्शन होता है, जो दांत के ऊपर वाला होता है, उसे मूर्धा कहा जाता है। तो ये मूर्धा में देखिए री हो गया, टू से मैंने बताया कि ट वर्ग। अब ट वर्ग के सभी अक्षर कौन कौन से, ट, ठ, ड, ढ और ड़, ये हो गया। र का अर्थ होता है, देखिए इसमें र आ गया, और ये लास्ट जो है हम लोगों का ये श हो गया। इन सब का जो उच्चारण स्थान है वो हमारे मूर्धा से होता है। अब इसको एक तरफ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे री, यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए ट, ठ, ड, ढ और ड़, र और श। इन सब का जो उच्चारण स्थान होता है वो हमारी मूर्धा से होता है। ऋतु रसायना मूर्धा, ऋतु रसायना मूर्धा, इसको जल्दी जल्दी याद करेंगे आप लोग छोटे छोटे में करके। तो ऋतु रसायना मूर्धा, ऋतु रसायना मूर्धा, ऋतु रसायना मूर्धा, इस तरीके से जल्दी याद हो जाएगा। अब अगला हम लोगों का चौथा जो सूत्र है वो ऋतु लसानम दंता। ऋतु लसानम दंता का मतलब इसका जो उच्चारण स्थान है हम लोगों का दंत से होता है, मतलब दांत से होता है। ऋतु, यहाँ पर देखिए दो स हो गए, अब लास्ट स यही बचा है। ऋतु लसानम दंता। अब देखिए इन सब का जो उच्चारण स्थान है हमारे दांत से होता है। दांत मतलब जो हमारा दांत चमकता रहता है, आप लोग जानते हैं दांत क्या होता है, इसे बताने की ज़रूरत नहीं होती है किसी को भी। जो जब हमारे इन सब के वर्ड को जब आप लोग उच्चारण करेंगे तो हमारा जो जिह्वा है वो दांत को स्पर्श करेगी, तो इस कारण इन सब वर्णों को दंत वर्ण कहा गया है। तो इसको देखिए अब छोटा छोटा करिए, री, इसको निकालिए बाहर। त वर्ग, तू का मतलब त वर्ग। त वर्ग में देखिए त, थ, ध, उल्टा हो गया, द, ध, न, ये हो गया। अब देखिए ल हो गया ये, और ये वाला स, सड़क वाला स। इन सब का जो उच्चारण स्थान है वो दंत से होता है। इनको एक तरफ देखिए नोट डाउन करिए। लरी, 12 खड़ी के जितने भी सारे लरी होते हैं सबको ये 5 हो गए त वर्ग के। ल हो गया। अब उसके बाद जो है स। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को देखिए चीज़ें जो हैं अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ये हमारा चौथा सूत्र है। अब हम लोग देखेंगे कि 5वां सूत्र हम लोगों का कौन सा है। तो आइए दोस्तों हम लोग अपना
अगला जो देखते हैं, अगला जो हमारा 5वां नंबर सूत्र है वो कौन सा है? अगला जो सूत्र है वो उपदमानीय नाम ओष्ठ, मतलब इसका जो उपदमानीय वर्ड होते हैं इसका उच्चारण स्थान जो होता है ओष्ठ से होता है। उपपदमानीय नाम ओष्ठ, उपपदमानीय नाम ओष्ठ, मतलब उपदमानी में जितने भी वर्ण आएंगे इनका उच्चारण स्थान जो हमारा ओष्ठ होता है, ओठ होता है, उनसे होता है। अब इसको देखिए, एक एक करिए। इसमें ऊ हो गया, ऊ जो बड़ा ऊ छोटा ऊ जितने भी सारे होते हैं, प वर्ग, प फ ब भ और म, और ये पदमानीय नाम में देखिए एक नया वर्ड आप लोगों को जरूर समझ में आएगा, सुनिए, क्योंकि उपदमानीय नाम क्या होता है। देखिए जो प होता है और फ होता है, अगर इसके आगे इस तरीके से लगा दिया जाए तो ये उपदमानीय वर्ड होते हैं। और उपदमानीय वर्ड में देखिए पूछा भी जाता है तो इसमें यही दो वर्ड होते हैं, इनके प और फ। प और फ के आगे इस तरीके से आधा वृत्त जो है ऊपर और नीचे लगा दिया जाएगा, और इसमें फ में प और फ दोनों में, जैसे ये हो गया अर्धवृत्त ऊपर की तरफ और अर्धवृत्त नीचे की तरफ। सेम कंडीशन इसमें भी है, अर्धवृत्त ऊपर की तरफ, अर्धवृत्त नीचे की तरफ। तो ये उपदमानीय नाम जो होता है ये प और फ में ही सिर्फ होता है। और उसके बाद देखिए ये ऊ हो गया, और प वर्ग के जितने भी सारे वर्ड हो गए वो हो गए, और उपदमानीय नाम। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ऊ और उपदमानीय नाम में प और फ। इस तरीके से जो वर्ड हैं ये इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो हमारे ओष्ठ से होता है। मतलब कि जब भी हम इनका उच्चारण करेंगे तो उच्चारण में प्रयोग होने वाले जो हमारा जो हमारा जो यूज होगा वो ओष्ठ होगा। तो इस प्रकार से देखिए इनका उपदमानीय नाम ओष्ठ ये हो गया। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सूत्र है इयम अंगड़म नासिका च, देखिए ये तो सबसे आसान है। यम अंग ड़ ना, यम अंग ड़ न ना नासिका। नासिका का अर्थ होता है नाक। इयम अंग ड़ न नाम, इयम अंग ड़ ना नाम। यहाँ पर एक और कर लीजिए। अब इस तरह देखिए इनका जो उच्चारण स्थान इनका तो देखिए सीधा सीधा दिख रहा है। यहाँ पर य हो जाएगा, म हो जाएगा, अंग हो जाएगा, र हो जाएगा और न हो जाएगा। 1 2 3 4 5। देखिए एक चीज़ इसमें से आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक चीज़ समझ में आएगा कि जो हमारा वर्ग होता है जैसे क वर्ग, ख वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, इस तरीके से जो पांचों हमारे वर्ग होते हैं उनका जो पांचवा वर्ड होता है, जैसे क वर्ग का ये अंग, च वर्ग का य, और ये प वर्ग का है, ये ट वर्ग का है, ये त वर्ग का है। तो जो पांचवा वर्ड होता है जो हमारे पंचमाक्षर होते हैं जो मैंने पहले भी बताया था, उनका जो उच्चारण स्थान होता है वो नाक से होता है, मतलब नासिका च, मतलब कि इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो नाक से होता है। आप लोग ध्यान से देखिए इयम अंग ड़ ना नाम, इयम अंग ड़ ना नाम।
इयम अंग ड़ ना नाम नासिका, मतलब इयम अंग ड़ और न का जो उच्चारण स्थान है वो नाक से होता है। तो ये हमारा पाँचवा छठवां सूत्र था। अब अगला हमारा जो सूत्र है वो है ए दैतो कंठ तालु। इसको नोट डाउन करेंगे, पहले इसका सूत्र देखेंगे कि कैसे होता है। ए दैतो कंठ तालु। वर्ड से ही समझ में आ जा रहा होगा कि कंठ तालु का मतलब क्या होता है। जो अभी थोड़ा सा पढ़े होंगे वो जानते होंगे। ए देखिए, ए और ए, बस ये दो। कंठ तालु का मतलब देखिए कंठ और तालु दो चीज़ों से मिलकर बना है। कंठ प्लस तालु। जो हमारा कंठ होता है और जो तालु होता है, मैंने आप लोगों को बताया, उससे मतलब ये कि ए आई का जो हमारा उच्चारण स्थान है वो कंठ तालु है। कंठ तालु मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कंठ या फिर तालु, इन दोनों के मेल से जो है ए और आई का निर्माण होता है। तो जब भी पूछेगा कि ए और आई का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो ऑप्शन में आप लोगों को जहाँ भी दिखे कंठ और कंठ तालु, वहाँ पर भी आप लोग ट्रिक कर देंगे। तो ए और आई का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ तालु है। अगला हमारा है कि ओ दैतो कंठोष्ठम। ओ दैतो कंठोष्ठम, जैसे ए दैतो कंठ तालु था, यहाँ पर कंठ और तालु से हो रहा था, उसी प्रकार से कंठोष्ठ का मतलब है कंठ और ओष्ठ के मिलने से जो उच्चारण बनता है, जो अक्षर होता है, उसे ओ दैतो में रखा जाता है। ओ दैतो कंठोष्ठ। ओ दैतो कंठ ओष्ठ। ओ दैतो कंठोष्ठ, छोटा सा ये भी है। ओ और औ, ये दोनों जो वर्ड होते हैं इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ तालु है। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ है। कंठ और ओष्ठ। कंठोष्ठ मतलब कि देखिए जब भी इसका ओ आप लोग उच्चारण करेंगे ओ, तो देखिए हमारा जो कंठ है उससे आवाज़ आ रही है, और जो हमारा ओष्ठ है, जो हमारा ओठ है, थोड़ा सा बाहर की तरफ आ रहा है। तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो कंठोष्ठ है। इसका ओ और ओ का प्रयोग जो है कंठ और ओष्ठ दोनों के मिलने से होता है। अब अगला हमारा है वो है व वकारस्य दंतोष्ठ। वकारस्य दंतोष्ठ या दंतोष्ठम भी कह सकते हैं इसको। मतलब जो हमारा व होता है इसमें सिर्फ एक ही वर्ड आएगा व, ये सिर्फ ये व वकारस, मतलब व का जो वकार होता है, जो उच्चारण स्थान होता है वो दंतोष्ठ से होता है। मतलब जब भी आप व का उच्चारण करेंगे तो इसमें जो है हमारा दंत और ओष्ठ दोनों का साथ साथ प्रयोग होता है, इसलिए इसे दंतोष्ठ में रखा गया है। व वकारस्य दंतोष्ठ, व वकारस्य दंतोष्ठ। अब अगला है हमारा नासिका जिह्वामूलस्य जिह्वामूलम। मतलब कि जो जिह्वामूल है हमारे, जिह्वामूल, सबसे पहले इसका सूत्र देखेंगे। जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम। जिह्वामूलम। देखिए अब जिह्वामूल जो है आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया वर्ड होगा। जिह्वामूल कैसे लिखा जाता है, जिस प्रकार से मैंने उपधमानिया में बताया था कि सिर्फ प और फ में होते हैं, इस तरीके से अर्धवृत्ताकार, लेकिन ये जिह्वामूल जो होते हैं क ख, इसी तरीके से किसी भी वर्ड के साथ लग सकते हैं सिर्फ प और फ को छोड़कर। तो जहाँ कहीं भी इस तरीके से अर्धवृत्त बना हो उसे जिह्वामूल कहते हैं। तो जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम, मतलब इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो जिह्वामूल होता है। मतलब क ये जीव के मूल से होते हैं, जिह्वा के मूल से होते हैं, इस कारण इसे जिह्वामूल से कहा गया है।
और उसके बाद जो हमारा आखिरी है नासिका अनुस्वारस्य, मतलब जो अनुस्वार है हम लोगों का, उसका उच्चारण स्थान जो होता है वो नाक होती है। नासिका अनुस्वारस्य, जो हमारा अनुस्वार होता है इस प्रकार वाला, जो इसे चंद्रबिंदी लगाई जाती है, इसका जो उच्चारण स्थान होता है नाक से होता है। बस यही चीज़ है। तो ये हमारा वर्णों का उच्चारण स्थान हो गया। जितने भी सारे वर्णों के उच्चारण स्थान से मैंने आप लोगों को बता दिया है। और उसके बाद जो देखिए बच जाता है हमारा मात्रिक तथा अर्धमात्रिक जो वर्ण होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो इसको भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो हमारा ये जो हमारा वर्णों का उच्चारण स्थान था इन्हीं सब सूत्रों से आता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे पूरी तरीके से पहुंच जाते हैं और यहीं से पूछा जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर टेट, सुपर टेट से संबंधित, सीटेट से संबंधित जो जानकारी होती है मैं देता रहता हूँ आपको। और यहाँ पर इस जो शिक्षक भर्ती से संबंधित परीक्षाएं होती हैं उसकी निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।